बच्चों आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका इको का जो पार्ट है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है। प्रति व्यक्ति आय मीन्स PCI, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको। तो इसका मीनिंग बताना है हमने, और हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं औसत का, और इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर एक कंट्री की इनकम को मीन्स नेशनल इनकम, एक राष्ट्र की कुल आय को जनसंख्या से यदि भाग कर दें, पॉपुलेशन से यदि भाग कर दें, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय होगी। तो हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति कंपेयर की जाए। डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को हम कंपेयर कर पाए, इसलिए हम इस औसत का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस औसत का प्रयोग करने की कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। वो क्या है कि जब हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो इससे हमें जो आय का वितरण है वो समान है या असमान है इसका पता नहीं चलता। और दूसरा ये किसको इग्नोर कर देता है, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य है, शिक्षा, पर्यावरण, शांति और आयु, इन सबको ये जो मापदंड है ये इग्नोर कर देता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास करते हैं वो धारणीयता कहलाता है। और ये विकास क्या करेगा, आने वाली पीढ़ियों के विकास में बाधा नहीं पहुंचाएगा, तभी हम इस बोलेंगे धारणीयता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है। और ये हमारे लिए मीन्स विकास के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यदि हमने जो संसाधन है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनको सोच समझकर प्रयोग नहीं किया तो हमारे सामने क्या है, एक संकट खड़ा हो जाएगा। ये साधन धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये क्या है, और इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, प्रमुख अवयव हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है, मनुष्य का विकास करने की एक विधि है। और UNDP ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसे 1990 में स्टार्ट किया था, HDI को कैलकुलेट करना। और इसके जो मुख्य मापदंड हैं वो देखिए क्या है, वो है देखिए फर्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। ये देखिए प्रति व्यक्ति आय, ये हमने कैलकुलेट करना सीख ही लिया है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, वो कंट्री एक तरह से डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा, उसका जो HDI है वो बेटर होगा, वो हाई होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, सेकंड, वो क्या है, जीवन प्रत्याशा दर, मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करता है। एक तो HDI उसको कंसीडर करता है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो मानव विकास सूचकांक उस देश का ज्यादा होगा। साक्षरता दर यदि हाई होगी तो HDI में उस कंट्री का जो रैंकिंग होगी वो हाई होगी। तो ये तीनों क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं HDI को कैलकुलेट करने के। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। मानव विकास मीन्स दो तरह के मापदंड प्रयोग करते हैं हम, एक सामाजिक विकास और दूसरा है आर्थिक विकास। तो मनुष्य का विकास होने का मतलब क्या है, लोगों की भलाई होना, उनकी आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, उन सबको ध्यान में रखना। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रेज करना, जिससे सभी लोग क्या है, सुखी जीवन जी सकें। और मानव विकास और आर्थिक विकास में मुख्य अंतर क्या है, कि जो मानव है वो एक विकास का साध्य है, लेकिन आर्थिक विकास क्या है, साधन। और मानव विकास में मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, जैसे कि हेल्थ कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, जैसे हमने HDI में यहाँ पढ़ते हुए देखे थे सभी ये, जीवन प्रत्याशा दर, साक्षरता दर, ये सभी कंसीडर होते हैं। लेकिन जो आर्थिक विकास है उसमें सिर्फ धन को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, मतलब आर्थिक पक्ष को ज्यादा ध्यान दिया है। कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण लिखे जो आपने अपने आसपास देखे हैं। तो मीन्स पर्यावरण जो है उसकी क्वालिटी क्यों डाउन जा रही है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, कि जो पेड़ पौधे हैं उनके नष्ट होने से तापमान बढ़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्या है, कि जो नदियां हैं उनके पानी को अगर हम पोल्यूट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो उसमें जीव जंतु हैं उनका जीवन संकट में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, कि ट्यूबवेल की गहराई 300 फुट से भी अधिक हो गई है।
अब ये जो पॉइंट 3 एंड 4 है इंटरकनेक्टेड है। ये क्या शो करता है ये कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है, भूमिगत जल का स्तर बहुत अधिक गिर गया है। जो हवा है वो भी क्या हो चुकी है, पोल्यूट हो चुकी है, उसमें कार्बन के अंश बहुत ज्यादा हो चुके हैं और हरी भरी भूमि जो है वो उसकी फर्टिलिटी गिरती जा रही है, मीन्स बंजर होने की समस्या बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की बात हो रही है, तो हमें उसी की भूमिका बतानी है क्या है। तो हमारे देश में देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो विकास के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो प्रदान करता है, आर्थिक विकास को वो बढ़ाता है, साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रोल हो गया, ये जो है लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन ये सभी सुविधाएं प्रदान करता है, देश के बुनियादी ढांचे में को विकसित करने में सहायता करता है। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या हो गया, सड़क व्यवस्था है, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो उद्योग है उनको ज्यादा से ज्यादा लगाने में ये क्षेत्र सहायता करता है। तो देश के औद्योगिक आधार को मजबूत बनाने में भी क्षेत्र सहायता करता है। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4, देखिए निर्यात को क्या है, ये क्षेत्र बढ़ावा देता है और आयात को कम करता है। निर्यात बढ़ेंगे तो क्या होगा, इनकम होगी हमें, आयात कम होने से क्या होगा, हमारे देश का पैसा बाहर जाने से रुकेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है मतलब वंचित समूह है उन लोगों को सेवाएं देता है ताकि उन्हें असमानताओं का सामना ना करना पड़े। और सिक्स पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सेवा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है? सेवा क्षेत्र मीन्स टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं जिसको। तो मुख्य कारण क्या है, ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आर्थिक विकास में सहायता करता है। हमारे जो जीडीपी है उसमें 50% से भी ज्यादा का योगदान सेवा क्षेत्र का है। रोजगार के अवसर जनरेट करता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारा आईटी, चिकित्सा, पर्यटन जो है हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये सभी सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो भारत है, भारत अपने पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पहचाना जाता है। और फिफ्थ है तकनीकी उन्नति में, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, इन सभी को की प्रगति में ये क्षेत्र सहायता करता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सेवा क्षेत्र के मुख्य रोल हो जाएंगे। तो इसलिए सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में रोजगार सृजन में जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, उसकी तुलना करनी है कि मीन्स कौन सा क्षेत्र ज्यादा रोजगार दे रहा है। अब देखिए अगर हम पहले के समय की बात करते हैं तो तब से लेकर आज तक जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, वो इम्पोर्टेंट बना रहा है। और जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हैं वो इतने ज्यादा रोजगार के अवसर आज भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग क्या है, कृषि पर निर्भर रहे। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें काम करने वाले लोगों की जनसंख्या आधे से भी कम रही। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कृषि प्रणाली है ना उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र भी समृद्ध हो चुका है। अब कृषि क्षेत्र तो आता है प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन साथ ही साथ जैसे शिक्षा बढ़ी, उद्योग बढ़े, तो लोगों का झुकाव द्वितीयक और तृतीयक दोनों क्षेत्रों की तरफ होने लगा। तो जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, अब वो क्या है, कारखानों में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो द्वितीय क्षेत्र जो है उसका महत्व बढ़ा है रोजगार देने में। और साथ ही आप क्या मेंशन करेंगे कि जो तृतीय क्षेत्र है वो भी जो है रोजगार का सृजन कर रहा है, और आने वाले समय में पूरी संभावना है कि ये जो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र बन जाएगा। तो ये हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है तीनों क्षेत्रों का रोजगार जनरेट करने में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें बताना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र इनमें अंतर क्या है, उदाहरण देते हुए हमने बताना है। तो देखिए ये तीन क्षेत्र हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो प्राइमरी क्षेत्र है उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे एग्रीकल्चर है, वानिकी, खनन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और द्वितीय क्षेत्र जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, उसमें क्या आएगा, विनिर्माण, लघु स्तरीय जो इकाइयां हैं, बड़ी फर्म्स हैं, एमएनसीज हैं, वो इसमें आ जाएंगी।
और तृतीय क्षेत्र में सभी सेवाएं आ जाएंगी, तभी इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बैंकिंग है, संचार है, ये सब मेंशन है यहाँ पर। तो इन तीनों क्षेत्रों में देखिए क्या अंतर है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो प्राकृतिक साधन है उनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है ये क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, जो उसके पास पदार्थ उपलब्ध है, प्राकृतिक पदार्थ, उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूप बदल देता है। जैसे गन्ने से चीनी बन गई, गुड़ बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है एक। इसी तरह तृतीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है, बाकी दोनों क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मनरेगा अधिनियम 2005, इसकी हमने व्याख्या करनी है। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट बोलते हैं। 2005 में इसको लागू किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो इस जो ये एक्ट था, इसमें क्या ध्यान रखा गया कि जो भी व्यक्ति काम करने के सक्षम है उसको काम मिले, और कितने दिन, 100 डेज उसको काम मिल जाए। तो ये जो प्रोग्राम था ये इसकी गारंटी देता है, 100 डेज वर्क की। और अगर 100 डेज वर्क नहीं दे पाई गवर्नमेंट एक काम करने वाले व्यक्ति को, तो वो क्या होगा, उसको अलाउंस दे देगी, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। और इस नियम के अंतर्गत उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल पाए। तो ये मनरेगा के जो थे मेन, ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स भी थे, मेन चीजें जो इसमें ध्यान रखी गई वो भी थी। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 to 10। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, तो टोटल 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे।